नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपके लिए क्लास 12th हिस्ट्री का मॉडल पेपर 2 लेके आए हैं, ब्रह्मास्त्र सीरीज का, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हमने ये जो है वही सारे प्रश्न रखे हैं जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, 2023 में भी पूछे गए हैं, 2022 में तो आपके प्रमोट हो गए थे, लेकिन 2021 में भी इसी में से पूछे गए थे, और 2020 2019 में से भी इसी में से पूछे गए हैं। तो हम जो है आपको 2019 से लेकर 2024 तक के सारे मॉडल पेपर से लेकर आपके जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं पेपरों में वो सब कराने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? SR राव, BV लाल, दयाराम साहनी और या अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और दयाराम साहनी ने जो है 1921 में जो है हड़प्पा की खोज की थी, या कि उसकी खुदाई की थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? S N रॉय, R D बनर्जी, S वत्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, S N रॉय। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में, अजमेर में, आगरा में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजमेर में जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा या फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आपको जो है इसमें कभी कभी दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं, आगरा और फतेहपुर सीकरी। तो आपको फतेहपुर सीकरी के पर लगाना है। अगर आपको फतेहपुर सीकरी नहीं दिया होता है तो आप जो है उसमें आगरा ऑप्शन लगा सकते हैं, जो कि आपका राइट होगा। और दिल्ली में जो है आपके निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो किस सूफी संत का शिष्य था? शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या बाबा फरीद। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। कौन? अमीर खुसरो। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1334 ईस्वी, 1335 ईस्वी, 1336 ईस्वी या 1337 ईस्वी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, जो कि दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने की थी। और 1347 में जो है आपके बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिशेन, भारवी, रवि कीर्ति, बाणभट्ट। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिशेन जो है प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे। और प्रयाग प्रशस्ति प्रशस्ति को जो है इलाहाबाद सरस्ती प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि लागू करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिटिल, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेस्ली को जो है सहायक संधि लागू करने का श्रेय जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त यानी कि स्तंभरारी को कब लागू किया गया था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1793 में जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है बंगाल में सबसे पहले इसको लागू किया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड चर्चिल, लॉर्ड एडली, लॉर्ड पामस्टन या लॉर्ड ग्लैडस्टोन। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड पामस्टन जो है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1940 में, 1942 में, 1947 में या 1940 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और इसी समय महात्मा गांधी ने जो है डू एंड डाई यानी कि करो या मरो का नारा दिया था। अब आते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं। इनका आंसर जो है आपको लगभग 10 से 15 शब्दों में देना होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन संत के शिष्य थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन मुनि भद्रबाहु के शिष्य थे। अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था और भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के कौन से जैन संत थे, तो वो संत जो किसके शिष्य थे, तो वो भद्रबाहु की थे। आपसे ये प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो का गुरु कौन था, यानी कि तो वो कौन था? भद्रबाहु। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन आपको एक बात भी याद रखनी है, एक बात ये है कि आपसे अगर पूछा जाए सिर्फ कि चंद्रगुप्त मौर्य का
गुरु कौन था? तो आपको चाणक्य बताना है। लेकिन आपको ये पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य का कौन जैन संत गुरु था? तो आपको भद्रबाहु बताना है। क्योंकि आप जो है इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। अगर आपसे सिर्फ़ ये पूछा जाए कि उनका गुरु कौन था? तो वो चाणक्य थे। और कौन जैन मुनि उनके संत थे? तो वो जो भद्रबाहु थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लोथल पुरास्थल की खोज किस वर्ष किसने की थी? किस वर्ष और किसने की थी? तो लोथल पुरास्थल की खोज जो है 1955 में एस.आर. राव ने की थी। लोथल जो है गुजरात में स्थित है और यह भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपसे ये 3 प्रश्न पूछे जाते हैं कि लोथल की खोज कब हुई और किसने की? यह कहाँ स्थित है और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये 4 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अमुक्तम मल्यद नामक तेलुगु साहित्य की रचना किसके शासनकाल में हुई? तो अमुक्तम मल्यद नामक तेलुगु महाकाव्य की रचना विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय ने की थी। यानी कि ये जो है कृष्णदेवराय के शासनकाल में हुई थी। तो इसमें जो है आपको इसमें से ये हटा लेना है। तो ये जो है अमुक्तम मल्यद नाम है इसका, इस तेलुगु साहित्य का। और ये जो है वहाँ का एक महाकाव्य माना जाता है, जो कि विजयनगर के जो सबसे महान शासक माने जाते हैं, जिनका नाम है कृष्णदेवराय। तो उन्होंने जो है इसकी रचना की थी और उन्हीं के शासनकाल में हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगर उन्होंने इसकी रचना की है तो उन्हीं के शासनकाल में हुई होगी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आता है हमारा अगला प्रश्न कि 1857 के विद्रोह में प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 1857 के विद्रोह में जो प्रयुक्त प्रतीक जो चिन्ह जो तो था, वो था कमल और रोटी का चिन्ह था, जो कि 1857 के प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो ये भी जो है आपको 2-2 नंबर में 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेवरेज ने किया था। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। आगे हमने आपको अच्छे से समझाने के लिए पूरा इसमें टाइप किया है। तो हेनरी बेवरेज को बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने अकबरनामा का अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। तो हेनरी बेवरेज को जो है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो है, तो उसी का जो अनुवाद करने के लिए उन्होंने जो है इसको दिया था। अगला आता है आगे आता है, अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद करने में हेनरी बेवरेज को लगभग 20 साल लगे थे। तो अकबरनामा का जो अनुवाद हेनरी बेवरेज ने किया था, उसको जो है लगभग 20 साल लगे। और मैं आपको बता दूँ कि अकबरनामा को जो है 3 भागों में बाँटा गया है। तीसरा भाग इसका है आईन अकबरी, और आईन अकबरी को जो है 5 भागों में बाँटा गया है। ये भी आपको याद रखना है। और इसके जो रचयिता हैं उनका नाम है अबुल फजल। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। इनका आंसर जो है आपको लगभग 70 से 50 से शब्दों से लेकर 100 शब्दों में देना होता है, जो कि आपको तभी जाके पूरे नंबर मिलते हैं। तो मेगास्थनीज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। इसको यूनान के राजा सेल्यूकस सामंत ने भारत भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो है एक यूनानी राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, और इसको यूनान के राजा सेल्यूकस सामंत यानी कि निकेटर ने जो है इसको भारत भेजा था। जो मेगास्थनीज ने जो है एक इंडिका नामक पुस्तक की भी रचना की है। अब नेक्स्ट आता है अकबरनामा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अकबरनामा जो अकबर के लिए जो पुस्तक लिखी गई है, उसमें जो है अकबर का जो है शासनकाल का वर्णन मिलता है। तो अकबरनामा मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक अकबर के जीवन और उनके साम्राज्य का विस्तार वर्णन करने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे अबुल फजल ने लिखा था और यह फारसी में है। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की पुस्तक। यह 3 खंडों में विभाजित है। पहले 2 खंड अकबर के पूर्वजों और उनके शासनकाल का इतिहास बताते हैं। तो अकबरनामा जो है तीसरे जो महान शासक थे अकबर, जिनका शासनकाल जो है 1900 सॉरी 1556 से लेकर 1605 तक चलता है, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिरकर, तो उनका सारा राजपाट जो है उन्हीं के हाथों में चला जाता है। और अकबर जो है एक ऐसे मुगल शासक हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं थे। ये भी आपको प्रश्न 1 नंबर में पूछा जा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इनकी जो रचना है इनके जो ऊपर लिखी गई है गवर्ननामा, तो ये भी जो है फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी, और इसको जो है अबुल फ़ज़ल ने लिखा था। और अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ जो होता है उसका नाम है अकबर की पुस्तक, और ये 3 खंडों में 3 भागों में विभाजित है। इससे के जो पहले खंड हैं, वो जो है अकबर के पूर्वजों और उनके शासनकाल का इतिहास बताते हैं। और इसका तीसरा खंड आइन-ए-अकबरी जो मैंने अभी आपको बताया था, आइन-ए-अकबरी जो है, ये जो है 5 भागों में विभाजित है, जिसमें प्रशासन, समाज, संस्कृति और इतिहास का विस्तृत वर्णन है। अकबरनामा
उत्तर भारतीय इतिहास के लिए एक मूलभूत संसाधन है। यह ग्रंथ अकबर के शासनकाल में हुई उपलब्धियों, उनकी राजनीतिक नीतियों, धर्म और संस्कृति पर अध्ययन करने के लिए एक बेहतरीन स्रोत है। तो ये है आईन अकबरी या अकबरनामा पर लिखा हुआ पूरा संक्षिप्त में वर्णन। और आगे इसी में आता है अकबरनामा में अकबर के जीवन के ज्यादातर पहलुओं के बारे में बताया गया है, जिसे उनकी राजनीतिक नीतियां, संगठन और विचार। अबुल फजल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, गुप्तकालीन प्रशासन पर प्रकाश डालिए। तो गुप्तकालीन प्रशासन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिनमें गुप्त काल में राज्य को देश या राष्ट्र कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो है राज्य को देश या राष्ट्र कहा जाता था। और गुप्त काल में प्रशासन राजतंत्रात्मक था। गुप्त काल में राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का प्रधान प्रांतपति, उपरिक, महाराज या गोप्ता कहलाता था। प्रांतों को कई जिलों में बांटा गया था, जिन्हें विषय कहा जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो है गुप्तकालीन प्रशासन की जो है कुछ विशेषता है, जिनमें सबसे पहली विशेषता आती है कि वहाँ के राज्य को जो है देश या राष्ट्र कहा जाता था, और गुप्त काल में जो प्रशासन जो था वो राजतंत्रात्मक था। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपको एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गुप्त काल में कैसा प्रशासन था, तो वो था राजतंत्रात्मक। और गुप्त काल में जो है कई प्रांतों में, जो गुप्त काल में जो राज्य था उसका जो है कई प्रांतों में बांटा गया था, और प्रांतों को भी जो है कई विषय में बांटा गया था, यानी कि कई जिलों में बांटा गया था, और इसे जो है विषय कहा जाता था। और आगे इसी में आता है, हर विषय का प्रभारी विषयपति होता था। विषय का विभाजन वीथियों में किया जाता था। वीथियों ग्रामों में बटी हुई थी। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का शासन ग्राम प्रधान या ग्रामिका करता था। गुप्त काल में न्याय पद्धति पहले की तुलना में ज्यादा विकसित थी। सम्राट साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। और गुप्तकाल में बड़े पैमाने पर भूमिदान किया गया था। गुप्तकाल में ग्रामवासियों में से सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए बेगौर यानी कि निःशुल्क श्रम भी कराया गया था, जिसे बिष्ट कहा जाता था। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो वो जो है गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर एक संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते का मकसद सविनय विज्ञान आंदोलन को खत्म करना और कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल करना था। तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था, जो कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, और इस समझौते को जो है दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस समझौते का मकसद था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करना और कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल करना। तो ये जो है आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता किन किन के बीच में हुआ, तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। और ये आप जो है इसी से समझ सकते हैं कि गांधी और इरविन। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। और इस समझौते के तहत हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया। शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना करने देने की अनुमति दी गई। आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को उनके पदों पर वापस बहाल किया गया। तो ये भी जो है गांधी इरविन समझौते के कुछ तथ्य हैं। और आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति वापस कर दी गई। शांतिपूर्ण विरोध को रोकने वाले सभी अध्यादेशों को रद्द कर दिया गया। इस समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति को मजबूत बन किया, और इस समझौते ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए रास्ता भी तैयार किया था। तो गांधी रिबन समझौते में जो है भारत के लोगों को जो है नमक बनाने का अधिकार भी दिया गया। और आंदोलनों के दौरान जो इनकी संपत्ति को जो है उन्होंने छीन लिया था, जब्त कर लिया था, उनको भी जो है वापस कर दिया गया। और शांतिपूर्ण तरीके से जो है विरोध रोकने वाले सभी अध्यादेशों को रद्द कर दिया गया। और 1935 का जो अधिनियम था उसको भी जो है तैयार करने के लिए रास्ता मिल गया।
अब नेक्स्ट प्रश्न आता है दांडी यात्रा पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। तो दांडी यात्रा या नमक यात्रा महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन या अवज्ञा का एक कार्य था। यानी कि दांडी यात्रा को जो है दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह या नमक आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये तीन नाम इसको दिए जाते हैं। और यह यात्रा 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। तो यात्रा जो है दांडी यात्रा, ये जो है 12 मार्च को 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंची थी। यानी कि दांडी में जाकर ये खत्म हुई। और इस यात्रा का मकसद अंग्रेजी सरकार के नमक पर लगाने वो पर कर लगाने जो कर लगाया था, उन्होंने टैक्स लगाया था, लगाने के कानून के खिलाफ विरोध करना था। उस समय अंग्रेजों के पास नमक बनाने का अधिकार था और वे नमक पर भारी टैक्स वसूलते थे। इस यात्रा की शुरुआत करीब 79 लोगों के साथ हुई थी और दांडी पहुंचने तक इसमें 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हो गए थे। दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने समुद्र किनारे बिखरा नमक इकट्ठा किया और नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया, उसको जो है नमक कानून को तोड़ दिया था। तो ये यात्रा जो है लगभग 79 लोगों के साथ शुरू हुई थी, जिसमें 24 दिनों में जो है पूरे के पूरे 50,000 लोग शामिल हो गए थे। और इस यात्रा ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। इस यात्रा के बारे में अखबारों में खूब खबरें छपी और इससे भारत के आज़ादी के आंदोलन को नई दिशा मिली। इस यात्रा के दौरान अंग्रेजों ने सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज किए, लेकिन लोगों ने विरोध भी किया था। तो ये जो है एक दांडी यात्रा पर संक्षिप्त विवरण, अगर आप इस प्रकार लिख के आते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। अब आते हैं हमारे विस्तृत और उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको लगभग 250 से 300 शब्दों में इनका उत्तर देना होता है, यानी कि 2 से 3 पेज आपको इसके लिखने होते हैं। तो मौर्यकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मौर्यकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे पहला आता है केंद्रीकृत प्रशासन। तो मौर्य काल में प्रशासन केंद्रीकृत था और राजा सभी शक्तियों का स्रोत था। तो मौर्य काल में जो शासन था वो एक प्रशासन था, वो केंद्रीकृत था और राजा ही जो है सभी शक्तियों का मालिक था। और नेक्स्ट पॉइंट आता है मंत्री परिषद। तो राजा को प्रशासन में मदद करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। इसमें विभिन्न विभागों के प्रमुख मंत्री शामिल होते थे। नेक्स्ट आता है विशाल नौकरशाही। तो मौर्य काल में एक विशाल नौकरशाही उपलब्ध थी। नेक्स्ट आता है सेना। तो मौर्य प्रशासन में एक शक्तिशाली सेना थी। सैन्य समन्वय के लिए 6 अलग-अलग समितियां थी। तो मौर्य शासन में जो है सैन्य समन्वय के लिए जो है 6 अलग-अलग क्या थी, समितियां थी। अगला पॉइंट आता है बुनियादी ढांचा। तो मौर्य साम्राज्य में सड़कों और नदियों के जरिए संचार और परिवहन के मजबूत साधन थे। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आप अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन रखें तो आपको जो है उसे पॉइंट वाइज लिखना है, यानी कि उसकी कोई एक अच्छी सी कोई, यानी कि उसको जो है आपको लगभग 5 से 6 हेडिंगों में लिखना होता है और हर हेडिंग में जो है आपके लगभग अच्छे शब्द होने चाहिए, जो कि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए, ताकि वो आपके पूरे नंबर दे। इसमें नेक्स्ट आता है कर व्यवस्था। तो राजा, चरवाहों, किसानों, व्यापारियों और कारीगरों से कर वसूला भी जाता था। यानी कि वहां पर कर व्यवस्था थी, लेकिन वो जो है नामात्र, मतलब थोड़ी बहुत कर व्यवस्था थी, जो कि राजा, चरवाहों, किसानों, व्यापारियों और कारीगरों से भी कर वसूलता था। तो आगे आता है प्रशासनिक संरचना। तो मौर्य साम्राज्य को 5 प्राथमिक सरकारी केंद्रों में बांटा गया था। मौर्य साम्राज्य को जो 5 प्राथमिक सरकारी केंद्रों में बांटा गया था। नेक्स्ट आता है पुलिस व्यवस्था या सैनिक व्यवस्था। तो ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि उस टाइम पर जो है कोई पुलिस का नाम नहीं जानता था, लेकिन हमने ये जो है आपको अच्छे से समझाने के लिए रखा है। तो आप जो है इसे सैनिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो नगरों में अनुशासन बनाए रखने और अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस व्यवस्था यानी कि सैनिक व्यवस्था जो है वहां पर बनाई गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेखों में मौर्य काल के प्रशासन की कई विशेषताओं का जिक्र भी मिलता है। अब नेक्स्ट आता है कृष्णदेवराय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। कृष्णदेवराय तुलुव
ये जो है आपको तुलुब करना है, तुलवा लिख गया है। तुलुब वंश के राजा थे और उन्होंने 1509 से 1529 ईस्वी के बीच शासन किया। उनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य समृद्धि और वैभव के शिखर पर था। कृष्णदेव राय एक गतिशील और कुशल प्रशासक थे, यानी कि कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे और ये जो है तुलुप वंश के थे और इन्होंने जो शासन किया था वो 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक किया था और कृष्णदेव राय जो थे एक गतिशील और कुशल प्रशासक यानी कि राजा थे। और एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने कहा था कि कृष्णदेव राय सबसे अधिक भयावह और पूर्ण राजा थे। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्तम मल्यादा या अमुक्तम मल्यद नाम की एक महत्वपूर्ण कीर्ति लिखी थी। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली रामा नामक विदूषक रहता था। कृष्णदेव राय और राम राय अच्छे संगीतज्ञ थे। अब आती हैं आपकी ऐतिहासिक तिथियां, जो कि आपको 10 तिथियां पूछी जाती हैं और ये जो है आपको एक एक नंबर में ये जो है पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली आती है हमारी 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। तो 321 ईसा पूर्व में जो है मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजगद्दी पर बैठा था या मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला आता है कि 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। तो 185 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी या ये भी कह सकते हैं कि बृहद्रथ की हत्या हुई थी, यानी कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या हुई थी। तो ये जो है आप अगर ऐसा इनमें से कोई भी एक लिख देते हैं तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। अगला आता है 1206 ईस्वी। तो 1206 ईस्वी में जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। या आप ये भी कह सकते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें हमारी नेक्स्ट तिथि आती है 1556 ईस्वी। तो 1556 ईस्वी में जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और प्रथम युद्ध जो है इसका 1526 ईस्वी में हुआ था, जो कि बाबर के द्वारा लड़ा गया था। तीसरा हुआ था इसका 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है 1757 ईस्वी में क्या हुआ था। तो 1757 ईस्वी में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला आता है 1773 ईस्वी में क्या हुआ। तो 1773 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। अगला आता है 1905 ईस्वी में क्या हुआ। तो 1905 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन हुआ था और 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, जो कि हम अभी आपको कराने वाले हैं। इसमें जो है हम आपको लगभग हर सब्जेक्ट के 15 से 20 15 या 20 जो है आपके मॉडल पेपर, यानी कि 2022 के, 2024 के, 2023 के, 2020 के और 2019 के मॉडल पेपर कराने वाले हैं, यानी कि जो कि आपकी परीक्षाओं में पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट आता है इसमें 1922 ईस्वी में क्या हुआ था। तो 1922 ईस्वी में जो है मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ था, जो कि राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। 1921 में हड़प्पा का उत्खनन हुआ, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था। अगला आता है 1930 ईस्वी में क्या हुआ। तो 1930 ईस्वी में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और आप जो है इसमें ये भी लिख सकते हैं कि दांडी यात्रा हुई थी, नमक सत्याग्रह हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। अगला आता है 1947 ईस्वी में क्या हुआ। तो 1947 ईस्वी में जो है भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जो कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, जबकि पाकिस्तान जो है एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को जो है आजाद हुआ था। अब आता है आपके मानचित्र संबंधी प्रश्न, जो कि आपको एक नंबर तो आपको अपनी बुक में लिखने का आंसर मिलता है, एक नंबर मिलता है और एक जो है आपको नक्शे में जो है सही जगह भरने का एक आंसर मिलता है। लेकिन हम जो है आपको नक्शा तो बाद में कराएंगे, लेकिन अभी जो है आपको ये देखना है कि आपको कौन कौन से प्रश्न उसमें जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वह स्थान जहाँ पांडवों की राजधानी स्थित थी, तो वह स्थान कौन सा है। वो है इंद्रप्रस्थ, जो है जहाँ पर जो है पांडवों की राजधानी स्थित थी। अगला आता है वह स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट आता है वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ या उनकी मृत्यु हुई। तो वो जो है बिहार के पावापुरी में। तो बिहार राज्य जो है उसमें एक गांव पड़ता है, उसका नाम है पावापुरी। तो इसमें जो है इनका निर्वाण हुआ या उनकी मृत्यु हुई। वह स्थान जहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है।
तो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में स्थित है। अगर आप जो है ये पता होगा कि राजस्थान कहाँ पर है, तो अगर जो है राजस्थान में आप इसको जो भर देते हैं तो शायद आपको एग्जामिनर नंबर दे दे, इसीलिए जो है मैं आपको इसमें ये भी बताते चल रहा हूँ कि कौन कौन से राज्य में ये पड़ते हैं। अगला आता है वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बिहार के बोध गया नामक जो है जगह पर जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इन्होंने जो है अपना सबसे पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब जो है हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।